S. Chand presents educational video lectures as per the UGC curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. So we have talked about a lot of aspects of plant physiology and biochemistry. हमने enzymes की बात की, हमने plant के transport system की बात की, लेकिन अब एक important aspect है जो plant की molecular system से related है, plant के growth regulation से related है. क्या आप जानते हैं कि प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स आज से कई सौ साल पहले डिस्कवर हुए थे? डार्विन का भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल था, जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी है. डार्विन एंड हिज सन, दे कलेक्टिवली डिस्कवर्ड वन ऑफ द 5 इम्पॉर्टेंट क्लासेस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. Welcome to S. Chand Academy. My name is Aditya and we are looking forward to learn about plant growth regulators in this video. In short, we can call them as plant hormones. उनको हम hormones कह सकते हैं. अगर आप इन टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं तो S. Chand Publishing की इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं. And in case you don't have hard copies of these books, you can go below in the description box and find link for e-books. So let us start. आइए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में. आप सब लोग जानते हैं कि प्लांट का सीड एक जर्मिनेट होता है. जर्मिनेट होने के बाद वो धीरे धीरे ग्रो होता है, उसमें लीव्स आती हैं, उसमें फ्लावर्स आते हैं. इस तरह से वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है. कुछ प्लांट्स छोटे ही रहते हैं, कुछ श्रब्स के फॉर्म में ग्रो करते हैं, कुछ बहुत बड़े ट्रीज़ बन जाते हैं. सो वेदर इट इज़ अ स्मॉल प्लांट, इट इज़ अ श्रब और इट इज़ अ ट्री, all these things are controlled by hormones. Just like we have hormones for controlling a lot of things, plant also have hormones. Plant के पास भी वैसे ही hormones होते हैं. हालांकि hormone term के बजाय growth regulators अक्सर यूज़ किया जाता है, but obviously they are synonymous. Most of the times they are synonymous. And not only growth, but they also control lot of other things like plant के किस part से branches निकलेंगी, plant पर कब flowering होगी, कब उसके fruit आएंगे, कब fruit पकेंगे, ripening कब होगी, कब वो पेड़ से टूट के गिरेंगे, कब पतझड़ आएगा, पेड़ों पर सारी पत्तियां टूट जाएंगी. इस तरह के सारे इवेंट जो हैं वो इन ग्रोथ रेगुलेटर्स की एक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं. आइए पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये किस टाइप के होते हैं. सो ग्रोथ रेगुलेटर्स आर बेसिकली केमिकल्स और यू कैन से केमिकल सिग्नल्स. दीज आर केमिकल सिग्नल्स which control or regulate the growth and development of plant. Plant की growth और plant का development, which include even embryonic development. Plant में होने वाली pollen grains का development, ovule का development, इन सारी चीज़ों की growth और development, इनसे जो रिलेटेड सिग्नलिंग होती है. मतलब कभी ना कभी मैसेज तो जाता होगा ना प्लांट में. अगर उसमें फ्लावरिंग होनी है तो कोई एक मैसेज जाता होगा जिससे उसकी जो सेल्स हैं वो मॉडिफाई होती होंगी फ्लावर्स में, या फिर प्लांट को अगर ग्रो करना है तो उसमें कोई मैसेज जाता होगा कि इस डायरेक्शन में ग्रो करना है. ऑल दीज थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय ग्रोथ रेगुलेटर्स. नाउ अनदर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि इनका केमिकल नेचर क्या होता है. व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स. ये किस तरह के होते हैं, किस केमिकल के बने होते हैं, क्योंकि ये केमिकल्स हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि इनका नेचर क्या है. सो बेसिकली दीज आर ईदर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, या तो ये अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं, या फिर ये प्लांट की एक और क्लास होती है दैट इज़ कॉल्ड टर्पिनॉइड्स, या उनसे डिराइव होते हैं. So these chemical, if you look at the chemical nature of these things, either they can be amino acids or they can be terpenoids or they can be lipids in nature. या तो ये lipids के बने हो सकते हैं, या terpenoids हो सकते हैं, या amino acids के derivative हो सकते हैं. So generally अभी हम थोड़ी देर में इनके types की जब बात करेंगे, we will take the name of a group called auxin. Auxin and another hormone called ethylene. These plant hormones usually originate from amino acids, but a lot of other group of plant hormones such as gibberellins, abscisic acid or cytokinins, all of them
बिलोंग टू द टर्पिनॉइड कैटेगरी। टर्पिनॉइड एक तरह से स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। दे आर ऑफन वोलेटाइल, उनमें से बहुत सारे वोलेटाइल भी होते हैं। सो आई विल से प्लांट में जो आपको कई बार फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है, या प्लांट में जो अट्रैक्टिव कीमो अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं, वो कई बार टर्पिनॉइड्स के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। They are mostly derivatives of terpenoids. Apart from that, a few plant growth regulators are also lipids in nature, like jesmonate. Jasmonic acid जो है jesmonate, they are lipids in nature. There may be some brassica campestris derivatives, brassionates, कुछ इस तरह के chemicals भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं ये दे आर कैपेबल ऑफ फ्रीली सर्कुलेटिंग अक्रॉस द प्लांट, एंड सम ऑफ द प्लांट रेगुलेटर्स आर एक्चुअली फाउंड इन ऑल द सेल्स ऑफ प्लांट, जबकि कुछ लोकलाइज्ड भी होते हैं, कुछ लिमिटेड भी होते हैं, एक आध स्पेसिफिक जगह प्लांट में मिलते हैं। तो अब हमने जब ये समझ लिया कि प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स किस तरह से केमिकली रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि इनके मेजर टाइप्स कौन कौन से हैं, फिर हम उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। सो ऑल्दो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, कई तरह के हैं, लेकिन फिर भी इनकी 5 प्राइमरी क्लासेस हैं। वो प्राइमरी क्लासेस कौन कौन सी हैं? एक क्लास कहलाती है ऑक्सिन। रिमेंबर दीज आर क्लासेस, इनके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। द अनदर क्लास इज कॉल्ड एज साइटोकाइनिन। Students should also not confuse between cytokinin and cytokines. Cytokines are produced in animals like humans, and they are local chemical messengers. Inflammatory or immune response से related होते हैं, that has difference from this. These are cytokinins. Okay, so I think you should not confuse between cytokinin and cytokines. Cytokines are in animals. Cytokinins are the molecules which are involved in plant growth. Then there are few examples like gibberellins, and another one is called as abscisic acid, and the last category is of ethylene. Besides these 5 major categories, ये 5 major categories हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की या प्लांट हार्मोन्स की। इसके अलावा कुछ और भी ग्रुप्स होते हैं, जैसे ब्रासिनोइड्स इज अनदर ग्रुप, जेस्मियोनेट, एंड सो मेनी अदर स्मॉल टर्पिनॉइड बेस्ड मॉलिक्यूल्स आर देयर विच फॉर्म कंपोनेंट्स ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स, बट मोस्टली वी डिस्कस अबाउट दीज 5 मेजर कंपोनेंट्स। तो आइए एक एक करके बात करते हैं, इनके रोल्स क्या होते हैं, इनके काम क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन्स की। The discovery of auxins in itself was quite interesting. ऑक्सिन की डिस्कवरी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी। आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई प्लांट अगर ग्रो हो रहा है तो उस प्लांट का अगर कहीं से सनलाइट आ रही है, ज़्यादा सनलाइट आ रही है, तो ये प्लांट उस तरफ मुड़ जाता है। It turns into that direction. Have you noticed that? I think many of you would have seen. कहीं कमरे में अगर प्लांट रखा है और एक तरफ से धूप आ रही है तो ज़्यादातर लीव्स उसकी धूप की तरफ हो जाती हैं। स्पेशली जो जर्मिनेटिंग प्लांट्स होते हैं उनमें तो बहुत होता है, ग्रासेस होती हैं उनमें बहुत होता है। तो यही पहली बार डार्विन ने ऑब्जर्व किया था और उन्होंने देखा कि अगर यहाँ पर इसका कुछ टर्न हो रहा है कोई पार्ट, तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई केमिकल हो जो इस चीज़ को ड्राइव कर रहा हो। तो उन्होंने क्या किया, दे टुक अ स्मॉल पार्ट, इन्होंने इसको यहाँ से कट कर दिया, अलग कर दिया, और इन्होंने जब इसको टिप को, जिसको हम कोलियोप्टाइल कहते हैं, एक ग्रास की कोलियोप्टाइल एक टॉप पार्ट जो है, एपेक्स पार्ट जो है, उसको जब कट कर दिया तो उन्होंने देखा कि अब जो फोटो पीरियोडिज्म था, यानी कि लाइट की तरफ जो इस प्लांट का मूव कर जाना था, अट्रैक्शन था, वो अब नहीं हो रहा था। इससे ये बात तो पता चली कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई केमिकल होता है जो प्लांट में फोटो पीरियोडिज्म करता है, इसको मूव करने में मदद करता है, इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो लेटर ऑन इट वाज फाउंड, आगे चलकर ये देखा गया कि इसका पूरा पार्ट ना लेकर इसको कट करो, और कट करने के बाद जो केमिकल इससे सिक्रीट होता है उसको एक अगार के ब्लॉक पर लेकर और एक जगह उसको लगा दो हाफ पार्ट में। आधे पार्ट में लगाया, आधे पार्ट में वो अगार नहीं लगाया। तो यानी कि वो जो केमिकल एक्सपेक्टेड था वो केमिकल आधे पार्ट में था। तो ये देखा कि सनलाइट नहीं भी है, अगर आप सन नहीं भी दे रहे हो तब भी इस केमिकल की वजह से ये प्लांट इधर टर्न हो गया।
और ये इधर टर्न क्यों होगा? क्या रीज़न हो सकता है इसका? इसका रीज़न ये हो सकता है कि शायद इस साइड वाली जो सेल्स जहाँ पर ये केमिकल नहीं था वो धीरे धीरे डिवाइड हो रही थी और इस साइड वाली सेल्स जो है वो तेज़ी से बढ़ रही थी. Since they were dividing much faster, the growth here was much faster and therefore this plant turned in this direction. And later on, much later, when this chemical was identified, this was found to be a molecule like this. I hope आपने ये molecule कहीं पहले भी देखा होगा इस तरह का molecule. Have you heard and have you seen this molecule somewhere else? You know about this molecule? क्या आप इस तरह के एक molecule के बारे में जानते हैं जिसमें NH हो, एक रिंग हो और एक रिंग के साथ दूसरा रिंग कनेक्टेड हो? This is a very typical, well-known amino acid called tryptophan. ये एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है जिसमें एरोमेटिक ग्रुप होता है ट्रिप्टोफैन, और उसका ये जो पूरा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, इसको हम कहते हैं इंडोल ग्रुप. So this is nothing but indole group containing, it is not an amino acid, rather instead of this part it has got an acetic acid group part. यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एसिटिक एसिड लगा हुआ है इंडोल ग्रुप के ऊपर. तो इसको हम क्या कहेंगे? We will call this as indole acetic acid, and that was one of the first discovered plant hormone. प्लांट हार्मोन का डिस्कवरी हुई थी इंडोल एसिटिक एसिड की. 2,4-D नाम से भी ये सेल आउट किया जाता है. सो इंडोल एसिटिक एसिड एंड 2,4-D, दीज आर वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सिन्स एंड दे आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस. ये जो प्लांट की एपेक्स होती है ना, जो टिप होती है, उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो अगर कोई प्लांट सीधा ग्रो हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एपिकल डोमिनेंस उसमें मेंटेन्ड है, दैट मीन्स देयर इज लॉट ऑफ ऑक्सिन विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. एंड इफ़ यू कट द टॉप ब्रांच, आप मान लो कि आपके घर में कोई ऑर्नामेंटल प्लांट है, कोई गार्डन है, उसके अंदर प्लांट है, उसका ऊपर की टिप काट दो. तो टिप काट दोगे तो जो उसकी ग्रोथ है वो चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगी. इट विल लूज इट्स एपिकल डोमिनेंस, एंड दैट इज बिकॉज द ऑक्सिन प्रोड्यूसिंग पार्ट, प्लांट की जो टिप्स होती हैं, स्पेशली जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है, जो फास्ट ग्रोइंग पार्ट होता है, दैट फास्ट ग्रोइंग पार्ट कंटेन्स ऑक्सिन्स एंड इट सिक्रीट्स ऑक्सिन. सो इट इज़ लोकलाइज्ड इन दैट पार्ट एंड इट, अगर इसका आप सोर्स हटा देंगे, इसको प्रोड्यूस करने वाली सेल्स हटा देंगे, तो प्लांट की ग्रोथ पूरी तरह अफेक्टेड हो जाएगी. दैट इज़ वन एग्जाम्पल. ये पहला एग्जाम्पल है प्लांट ग्रोथ के हॉर्मोन्स का, कॉल्ड ऑक्सिन. नाउ कमिंग to another one that is called as cytokinins. I already described you the difference between cytokine and cytokinins. You should not confuse between the two. These are closely associated terms जो दिखने में एक जैसे लगते हैं. But if you look at the cytokinins, one of the cytokinin called zeatin, which was found in Z maize, that was known to cause excessive cell division. प्लांट के किसी पार्ट में सेल डिवीजन करने के लिए साइटोकाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ होती है हर जगह, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पर्टिकुलरली हम अगर कहें, अगर कोई प्लांट का शूट जो है इतना थिक है और एक टाइम के बाद इतना थिक हो गया, that is basically due to the increase in number of cells at that point and their elongation particularly. So cytokinin results in cell division, or you can say secondary growth of the plant is all accounted with the help of cytokinins. Cytokinins कई तरह के होते हैं. They can be of many types, and one of the example, as I mentioned, they are present in Z maize, and that was called as zeatin. Apart from that, cytokinins also play a very important role. cytokinins का एक रोल senescence में भी होता है. senescence में भी इसका रोल होता है, यानी कि प्लांट की जो एजिंग होती है, प्लांट की ग्रोथ के बाद वो कब डिके होगा, कब खत्म होगा, तो उस senescence में भी cytokinins एक important role play करते हैं. Now after this, if you look at another interesting example, that was of gibberellins. So जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ये क्या काम करते हैं? 3 इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन हैं. इनके बारे में हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. हेलो एवरीवन. थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न अक्सर बनी रहती हैं. सिस्टम और सराउंडिंग की ये कन्फ्यूज़न हम
दूर करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर सचिन कुमार और एस चांद एकेडमी पर हम आएंगे और पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे ही टॉपिक्स बिल्कुल आसान तरीके से। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें और आप तक ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहें और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाएँ। वेलकम बैक टू एस चांद एकेडमी। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कुछ पॉजिटिव ग्रोथ रेगुलेटर्स की, यानी कि जो प्लांट की ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड वी टॉक्ड अबाउट ऑक्सिन एंड साइटोकाइनेंस। ऑक्सिन जहाँ एक तरफ एपिकल डोमिनेंस को मेंटेन करने में मदद करता है, जितना ज़्यादा ऑक्सिन होगा उतना ही एपेसिस जो होंगी, उसकी एपेक्स जो होंगी वो तेज़ी से बढ़ेंगी। साइटोकाइनेंस ऑन द अदर हैंड प्रमोट द सेल प्रोलिफरेशन, सेल डिविजन को बढ़ाते हैं। नाउ इफ यू लुक एट अनदर ग्रोथ हार्मोन, gibberellins. Gibberellins is a group of plant growth hormones which are again derivative of terpenoids. ये terpenoids के ही derivative हैं। The story of discovery of gibberellins is very interesting. There was a Japanese scientist, जापान में एक साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जो कुछ नॉर्मल छोटे प्लांट हैं, अचानक से उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वो बहुत लंबे हो गए। छोटे होने वाले प्लांट, सोचिए कि एक गोभी का प्लांट हो जो ज़मीन के आसपास ही रहता है, छोटा सा प्लांट होता है, लेकिन अचानक से उसमें बहुत लंबा शूट निकल आए और ऊपर पहुंच जाए। तो ऐसे अचानक से किसी प्लांट जो कि नॉर्मल छोटा होता है उसमें एक बड़ा शूट निकल जाना जस्ट बिफोर द फ्लावरिंग, दैट फिनोमेना वाज टर्म्ड एज बोल्टिंग। उसको बोल्टिंग कहा जाता है। इनफैक्ट आज हम जानते हैं कि बोल्टिंग इंड्यूस भी की जा सकती है। अगर गोभी के प्लांट पे आप जिब्रेलिन स्प्रे कर दोगे तो वो लंबे एक शूट निकल आएगा, उसमें बहुत ऊंचाई तक चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज बोल्टिंग। नाउ दिस होल थिंग वाज डिस्कवर्ड नॉट बिकॉज ऑफ द हार्मोन एंडोजीनियसली सिंथेसाइज, बल्कि एक प्लांट में एक फंगस लगी थी और उस फंगस का नाम था जिब्रेला। That Gibberella fungus was secreting a chemical later on whose structure was determined and it was like this. So it was responsible mainly for cell elongation. जहाँ एक तरफ साइटोकाइनिन क्या करते हैं, सेल को डिवाइड करते हैं, ये सेल को इलोंगेट करता है। तो अगर कहीं पर जिब्रेलिन कम होगा तो जो नोड से नोड के बीच का डिस्टेंस है वो कम होगा, लेकिन सेल्स क्योंकि लंबी हो जाएंगी तो नोड टू नोड डिस्टेंस बढ़ जाता है एंड दैट गिव्स राइज टू elongation of plant। इससे क्या हो जाता है, प्लांट elongate हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट वाज obtained इन दैट डिस्कवरी ऑफ फंगस। फंगस की डिस्कवरी से पता चला कि कोई ऐसा केमिकल भी होता है जो प्लांट को लंबा करने में, प्लांट की जो लेंथ है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। एंड दैट वाज कॉल्ड एज जिब्रेलिन्स। देयर आर मेनी काइंड ऑफ जिब्रेलिन्स व्हिच हैव बीन नंबर्ड GA1, GA2 डिपेंडिंग ऑन द स्लाइटेस्ट डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर्स। उनके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बट ओवरऑल द कंप्लीट ग्रुप ऑफ जिब्रेलिन्स दैट परफॉर्म्स, वो काम करता है प्लांट की लेंथ बढ़ाने में। तो अगर जिब्रेलिन को आर्टिफिशियली परचेज करके आप प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देंगे तो मैंने क्या बताया क्या हो सकता है, उसका शूट अचानक से लंबा हो सकता है और उसको बोल्टिंग कर सकता है। ये बोल्टिंग कैबेज में अक्सर देखी जाती है। कैबेज में लोगों ने इंड्यूस करा के भी देखा है, कालीफ्लावर, कैबेज, तो पत्ता गोभी, फूल गोभी, इन सब में जो ज़मीन पर ही इनके प्लांट्स आते हैं ना, इनमें स्प्रे कर दो तो ये एक लंबा शूट निकल आएगा और फ्लावरिंग फिर ज़मीन से ऊपर होगी। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज बोल्टिंग, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म। जिब्रेलिन जो है वो केवल प्लांट ग्रोथ में ही नहीं बल्कि सीड जर्मिनेशन में भी मदद करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। दैट मीन्स सीड्स आर नॉर्मली डॉर्मेंट, उनको डॉर्मेंसी से बाहर निकालने का जो काम होता है वो भी जिब्रेलिन्स कर सकते हैं, वो उनकी डॉर्मेंसी को एक्टिवेट करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो एन प्रोमिनेंट रोल ऑफ जिब्रेलिन्स। अगर सीड जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, दे कैन बी स्प्रेड विद जिब्रेलिन्स एंड देन दे कैन गो फॉर जर्मिनेशन, डॉर्मेंसी ख़त्म की जा सकती है। नाउ कमिंग टू अनदर प्लांट हार्मोन, एब्सिसिक एसिड। तो ये जो एब्सिसिक एसिड है ये और इथाइलिन, अब तक जो हम बात कर रहे थे तीन प्लांट हार्मोन्स की, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, ये तीनों प्लांट को बड़ा करने में, प्लांट को ग्रो करने में मदद कर रहे थे। दे कैन बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव ग्रोथ रेगुलेटर्स। जबकि एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन जनरली इनके बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं, स्लो डाउन करते हैं, सेनेसेंट बना सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द टू नेगेटिव ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑफ द प्लांट। ये दो में से एक है, इथाइलिन दूसरा है।
तो एब्सिसिक एसिड का नाम एब्सिसिक एसिड इसलिए है क्योंकि ये एक एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन करने में मदद करता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब पतझड़ का मौसम आता है तो प्लांट की लीव्स में क्या हो जाता है, प्लांट की लीव्स जो हैं वो कर्ल होने लगती हैं अंदर की तरफ, इस तरह से थोड़ी पुरानी हो जाती हैं लीव्स, और साथ ही साथ वो कमज़ोर हो जाती हैं। अगर आप किसी येलो हो रही पत्ती को हाथ से टच करोगे तो वो नीचे गिर जाएगी, राइट। सो दैट इज़ बिकॉज जहाँ ये लीफ ज्वाइन होती है वहाँ पर एक लेयर बनती है, दैट इज़ कॉल्ड एज एब्सिशन लेयर, एंड दैट एब्सिशन लेयर is basically forming a boundary preventing the nutrient supply to this part and therefore making this leaf to fall down. ये इस लीफ को यहाँ गिराने में मदद करती है। तो एब्सिशन लेयर बनाने की मदद की वजह से वहाँ पर ये केमिकल देखा गया था जहाँ एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन होता है, उसमें ये सिग्नलिंग इंड्यूस करता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, एब्सिसिक एसिड का नाम दिया गया। दिस वाज कॉल्ड एज एब्सिसिक एसिड। नाउ दिस एब्सिसिक एसिड हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ अदर रोल्स एज वेल। इसके और भी रोल्स होते हैं। इट prevents vivipary, a very important, it facilitates vivipary. Many students who are living in West Bengal part, in Sundarbans area or in the coastal parts of the country, आप लोगों ने अक्सर मैंग्रोव देखे होंगे। जिन्होंने नहीं देखे हैं, they can visit these places. मैंग्रोव एक ऐसा प्लांट है जिसमें प्लांट के ऊपर ही जो फ्रूट होता है, जो सीड होता है, वो प्लांट पर ही जर्मिनेट हो जाता है। तो विविपेरी जनरली हम एनिमल्स में किसको टर्म देते हैं, बच्चे देने वाले ऑर्गेनिजम्स को। जो एग्स देते हैं उन्हें ओविपेरी और जो बच्चे देते हैं उन्हें विविपेरी। तो मैंग्रोव जो है वो एक ऐसा प्लांट है जिसमें पेड़ पर ही उनके यंग वंस आ जाते हैं, नए प्लांटलेट जर्मिनेट हो जाते हैं, इसलिए उस प्लांट को हम कहते हैं विविपेरी, विविपेरस प्लांट। सो वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों होता है कि उसको विविपेरी की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि जो मैंग्रोव प्लांट हैं दे जनरली ग्रो इन हाईली सॉल्टी एरियाज़, मार्शी एरियाज़ में ग्रो होते हैं जहाँ पर बहुत नमकीन पानी होता है और वहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है पानी में। तो अगर वो सीड वहाँ गिर जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, तो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से और बहुत सॉल्ट होने की वजह से वो शायद कभी जर्मिनेट हो ही नहीं पाएंगे। सो दोज प्लांट्स हैव डेवलप्ड एंड अडॉप्टेड अ मैकेनिज्म वेयर द फ्रूटनिंग बॉडी और द फ्रूट जर्मिनेट ऑन द प्लांट इटसेल्फ। वो प्लांट पर ही जर्मिनेट हो जाता है, वहीं उसके रूट और शूट निकल आते हैं और फिर वो उसके बाद टूटकर जब ज़मीन में गिरता है तो ऑलरेडी वो फिर ग्रो होना शुरू हो जाता है। सो वाई आई वॉज टेलिंग यू दिस थिंग, इस बात को यहाँ डिस्कस करने का रीज़न ये है कि एब्सिसिक एसिड जो है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन विविपेरी। विविपेरी में एब्सिसिक एसिड का एक इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरी बात, एब्सिसिक एसिड कई बार प्लांट का जो हाइड्रोडायनेमिक मूवमेंट है, यानी कि बहते हुए पानी में अगर कोई प्लांट है, जब वाटर लॉगिंग हो रही है, तो इस पानी से होने वाली जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं प्लांट के अंदर, उनकी हाइड्रोडायनेमिक्स को भी कंट्रोल करता है। इट कैन रेगुलेट इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड कैन रेगुलेट इथाइलिन प्रोडक्शन, इनफैक्ट उसे कम कर सकता है इथाइलिन प्रोडक्शन को, and therefore can change the physiological aspect or physiological functions of ethylene. Also it can control the hydrodynamics of the plant, ये plant की hydrodynamics को भी control कर सकता है। So you learned about abscisic acid. This is the basic structure of abscisic acid. It has got carboxylic group, it has got hydroxyl group, and yes it is having an aromatic ring, a cyclic ring, इसमें एक cyclic ring भी होता है। So this is how abscisic acid looks like. Then finally let's talk about ethylene. तो आपने गर्मियों के सीज़न में मैंगोज़ तो खाए होंगे। आपको पता होगा कि मैंगोज़ जो है उनको पेड़ से कच्चा तोड़ा जाता है, फिर एक कार्टन में बंद करते हैं और कुछ लोग कभी कभी उसमें केमिकल डालते हैं, कार्बाइड जिसे कहा जाता है। सो केमिकली दैट थिंग इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ इथाइलिन। उसको डब्बे में बंद इसलिए करते हैं, सील कर देते हैं उसको या न्यूज़पेपर रख के उसको बंद कर देते हैं, और वो जो केमिकल है, जो कार्बाइड उसमें डाला जाता है, इट कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसेस इथाइलिन। इथाइलिन एक गैस होती है। सो इट इज़ द ओनली गैसियस हार्मोन विच इज़ फाउंड इन प्लांट्स। ये गैसियस हार्मोन है जो कि अमीनो एसिड से ही सिंथेसाइज होता है, एंड दिस डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड इथाइलिन इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है
वो फ्रूट राइपनिंग में होता है, फ्रूट्स को पकाने में। आपने क्लियरली इसका एग्जांपल देखा होगा मैंगो के केस में। मैंगो में आपने चेक किया होगा कि फ्रूट राइपनिंग इसी से हो सकती है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स को पकाया जा सकता है। तो आर्टिफिशियली मैंगोज़ को जो राइप करने का ये आइडिया है बेसिकली कहाँ से आया? This idea came from the fact that ethylene was already being produced in the plant. प्लांट में ऑलरेडी बन रहा होता है जब फ्रूट की राइपनिंग होती है। इफ़ यू टेक अ राइपन्ड फ्रूट, आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर एक मैंगो के एक कार्टन के अंदर एक पका हुआ मैंगो रख दें तो वो जल्दी पक जाता है, राइट? आपने कभी सुना भी होगा, एक कहावत भी है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। So that's somewhere related with this scientifically. If you keep a ripened melon, this will produce some phytohormones, this will produce some chemicals which will be spreading out into the adjacent melons, and that will cause or induce ripening in them. So the most important function of ethylene is in ripening, but it also facilitates the plant aging, the embryonic development and senescence. इन सारी चीज़ों में भी ethylene का बहुत important role होता है। तो हमने इस वीडियो में ओवरऑल जो चीज़ें डिस्कस की उनकी एक क्विक समरी देख लेते हैं। हमने बात की कि प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स बहुत सारे होते हैं, उनमें से 5 मेजर क्लासेस हैं: ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, देन एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। और हमने सभी के बारे में डिस्कशन किया। इनमें से 3 जो हैं दे कैन बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव ग्रोथ रेगुलेटर्स, दैट इज ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड gibberellins, whereas abscisic acid and ethylene can be considered as negative growth regulators. And we talked about experimental evidences कि कैसे पता चला कि ऑक्सिन होते हैं, कैसे पता चला कि जिब्रेलिन्स होते हैं, किस तरह की डिस्कवरी से ये मालूम चला, और हमने हर एक के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया। विविपेरी में कौन रिस्पॉन्सिबल है, और जो हाइड्रोडायनेमिक्स कंट्रोल कौन करता है, कौन एपिकल डोमिनेंस को मेंटेन करता है, कौन एपिकल डोमिनेंस को सप्रेस करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की। आई होप प्लांट हार्मोन्स के बारे में या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। सो इफ़ यू वांट टू रीड मोर, अगर आप इन टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। एंड इन केस यू डोंट हैव हार्ड कॉपीज ऑफ दीज बुक्स, यू कैन गो बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फाइंड लिंक फॉर ई बुक्स। आई होप यू आर एंजॉइंग दीज वीडियोज़। प्लांट हार्मोन्स के बारे में आपको मिली जानकारी आपकी पढ़ाई के लिए यूज़फुल रही होगी, और अगर ऐसा है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। And in case you want regular updates on your devices, then you can press bell icon. Thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.